नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आज का इसमें हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र की क्रियाविधि। पाचन तंत्र की क्रियाविधि में 7 चरण हैं। इसमें से पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। तो यहाँ हम 2 चरणों के बारे में पढ़ेंगे, एक अंतर्ग्रहण और दूसरा पाचन। तो पहले अंतर्ग्रहण देखते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। किसी भी मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। आपको पता है कि हम मानव सर्वाहारी हैं, यानी सब कुछ सर्वाहारी प्राणी है। मानव सब कुछ ग्रहण करते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो इससे हमारे अंदर जो अंतर्ग्रहण की क्रिया है वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण आता है हमारा प्रथम चरण। पहले चरण में क्या आएगा कि जो भोजन है उसको दांतों के माध्यम से, दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है। दूसरा चरण आएगा कि जो लार होती है, लार ग्रंथियां, स्लाइवा ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों से स्रावित लार, इस भोजन में, इस छोटे छोटे टुकड़ों में जिह्वा के माध्यम से मिलाई जाती है। और लार मिलाने के कारण जो भोजन होता है वो कैसा बन जाएगा? अर्धठोस गोले जैसा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। बोलस किसे कहेंगे? इसे एकदम इजी भाषा में देखें तो बोलस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फूड प्लस स्लाइवा, यानी कि भोजन प्लस लार, इन दोनों से जो बनेगा वो होगा हमारा बोलस। इस भोजन से, ऐसे भोजन में अगर लार मिला दी जाती है तो वो अर्धठोस गोले प्रकार का हो जाता है और उसे हम बोलस कहते हैं, यानी कि निवाला। हिंदी में से क्या कहते हैं? निवाला। ये सारा पहले चरण में था कि भोजन को दांतों से काटा, फिर उसमें लार मिलाई गई तो बोलस का निर्माण हो गया। दूसरा चरण यहाँ आता है। दूसरा चरण क्या होता है? बोलस को निगला जाता है। निगला जाता है मतलब इसोफेगस में भेजा जाता है। इसोफेगस किसे कहेंगे? इसोफेगस क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली में भेजा जाता है इस बोलस को। ये थी हमारी अंतर्ग्रहण की क्रिया। अंतर्ग्रहण में क्या हुआ कि मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आता है कि भोजन दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है और इसे लार ग्रंथियों से इसमें लार प्रवेश करा दी गई है, जिससे बोलस बन गया हमारा। सेकंड स्टेप में इस बोलस को हम निगलेंगे। यहाँ हमारी अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहाँ हमारा नेक्स्ट आता है पाचन। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, पाचन, जो बहुत बड़ा है। पाचन यानी डाइजेशन। पहले पाचन होगा मुख गुहा में पाचन। आपको पता है मुख गुहा में पाचन मतलब कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पाचन, डाइजेशन किस प्रकार से होगा ये देखिए। तो आपको पता है कि हम मनुष्य जो है ये सर्वाहारी यानी कि होलोजोनिक प्राणी है और हम भोजन को इंसीजर्स यानी कि कृतनक दांतों से काटते हैं और चबाते हैं। भोजन को काटने के बाद हम इसमें क्या मिलाते हैं? स्लाइवा, लार मिलाते हैं। जो लार होती है ये थोड़ी अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है इसका। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
एमाइलेज एंजाइम, या फिर इसे टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च। स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मांड या मंड कहते हैं, मंड। स्टार्च को क्या कहेंगे? मंड। एमाइलेज क्या करेगा? भोजन में उपस्थित मंड से क्रिया करके उसे बदल देगा। किसमें बदल देगा? डेक्स्ट्रीन में। मंड को यानी स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में बदल दिया एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ने। यहां स्टार्च केवल डेक्स्ट्रीन ही नहीं, साथ में माल्टेज में भी बदलता है। किसमें? माल्टेज और डेक्स्ट्रीन में। एमाइलेज ने से बदल दिया है। देखिए इसकी वो लिखते हैं रिएक्शन। ये है हमारी इसकी रिएक्शन। इसमें स्टार्च माल्टेज और डेक्स्ट्रीन में बदल रहा है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे मुख में स्टार्च का पूर्ण रूप से यानी आंशिक पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन नहीं, आंशिक पाचन होगा। आंशिक मतलब थोड़ा ही पाचन होगा। आंशिक पाचन हो जाता है स्टार्च का। हमारे मुख में स्टार्च का आंशिक पाचन हो जाता है क्योंकि जो बोलस होता है, बोलस क्या होता है बताया था अभी, फूड प्लस लाइवा। ये बोलस हमारे मुख में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, मुख गुहा में। और जो पीएच दिखाई दे एमाइलेज का पीएच होता है 6 से 7 तक। इस कारण ये एसिडिक नेचर का होता है। बताया था मैंने आपको कि जो लार है वो एसिडिक नेचर की होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे एमाइलेज जो है उसका पीएच कितना है? 6 से 7। डेक्स्ट्रीन में 3 से 9 अणु ग्लूकोज के होते हैं। कितने अणु होते हैं ग्लूकोज के? 3 से 9 तक। अब जो ये बोलस बन चुका है, हमने बता दिया कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, लार किस तरीके से ये स्टार्च को माल्टेज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ता है। अब जो बोलस है इसे हम निगलेंगे, ये नहीं, इसे हम निगलेंगे। इसे निगला जाता है और इसे निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन हिंदी में नाम लिख दिया है, क्या कहेंगे? डिग्लूटिशन। निगलने के बाद, बोलस को निगलने के बाद ये कहा जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में, या फिर ग्रास नली भी कह सकते हैं। ग्रसनी और ग्रास नली में यहाँ पे किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें सिर्फ श्लेष्मा स्रावित किया जाता है। श्लेष्मा स्रावित किया जाता है ग्रास नली और ग्रसिका में। इस कारण से ये ग्रास नली से क्रमानुकुंचन गति करती है। कौन सी गति करती है ग्रास नली में? क्रमानुकुंचन। इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो बोलस होता है वो कौन सी गति करता है ग्रसिका में? क्रमानुकुंचन। कौन सी गति करेगा? क्रमानुकुंचन गति से। ये आमाशय में प्रवेश करने से पहले कार्डिक वाल्व आता है। हमने बताया था कार्डिक वाल्व आता है, वहां चले जाते हैं। और कार्डिक वाल्व से जो भोजन है वो ग्रास नली से आमाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है, यानी ईसोफेगस से स्टमक में प्रवेश हो जाता है भोजन का। ये कार्डिक वाल्व क्या काम करता है? याद कीजिए क्या काम करता होगा। ये काम करता है ग्रास नली से जो भोजन आमाशय में चला जाता है, जैसे ये भोजन आमाशय में चला गया, इसे वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है कार्डिक वाल्व। जैसे हम वाल्व लगाते हैं
पानी की नलियों में कि जैसे यहाँ पे 2 फ्लो हैं, बीच में हमने वाल्व लगा दिया, ये वाल्व मान लीजिए, राइट। अब हम इस वाल्व को ऐसे कर देंगे तो पानी ओनली इस नली में जाएगा, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, ये 2 क्या है, मान लीजिए ये ईसोफेगस है एंड ये है हमारा स्टमक। यहाँ पे पाया जा रहा है हमारा एक वाल्व। ये वाल्व इस तरीके से काम करता है कि यहाँ से भोजन चला तो जाता है, लेकिन ये वापस इसे अंदर की वापस ईसोफेगस में इस ग्रास नली में नहीं जाने देता है। ये कार्डिक वाल्व, ये काम करता है कार्डिक वाल्व। अगर आपने कार्डिक वाल्व के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी पीछे वाली वीडियो देखिए। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ये बोलस जो है ये इस ग्रास नली के माध्यम से, यानी कि ईसोफेगस, बोलस मतलब क्या होता है, सलाइवा प्लस फूड, यहाँ से ये प्रवेश करता है स्टमक में और यहाँ पे पाया जाता है एक वाल्व, जैसे हमने कहा है कार्डिक वाल्व, यानी कि कार्डिक कपाट। ये इस बोलस को स्टमक में प्रवेश तो करवा देता है लेकिन इसे वापस जाने से रोकता है, यानी कि बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए कार्डिक वाल्व पाया जाता है। तो याद आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ तक हमने देख ली मुख गुहा में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब दूसरा हमारा इसमें आता है आमाशय में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन स्टमक। हमने देखा था कि आमाशय में पाचन से पहले कि ग्रास नली से जो बोलस था, हमारा बोलस यानी कि फूड प्लस लाइवा, ये दोनों कार्डिक वाल्व से होते हुए आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां पे ये कौन से भाग में प्रवेश करते हैं, ये वहां पर प्रवेश करते हैं कार्डिक भाग में। और मैंने आपको बताया था कि आमाशय में कुछ गैस्ट्रिक रेजेस होते हैं, यानी कि कुछ रिंकल्स होते हैं झुर्रीदार तरीके से। वो गैस्ट्रिक रेगी मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे स्टमक है और उसमें बोलस प्रवेश कर चुका है, ये कौन सा भाग है, कार्डिक भाग, यानी जठरागम भाग है, इसमें प्रवेश कर चुका है। और गैस जो स्टमक होता है इसमें हमारी 4 लेयर्स पाई गई थी, कौन कौन सी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और उसके बाद थी मस्कुलर लेयर मस्कुलरिस, और उसके बाद थी सिरोसा। 4 लेयर्स थी। एक बार इसकी मैं आपको इसका और डायग्राम दिखा दूंगी। इसमें कुछ गैस्ट्रिक रेगेस पाए गए थे। इन गैस्ट्रिक रेगों में कुछ पिट्स होते हैं, यानी कि कुछ गड्ढे होते हैं। देखिए ये गड्ढे हैं, ये इस तरीके से मैंने गड्ढे बनाए हुए हैं, ये भाग जो है ये गड्ढे हैं, ये गैस्ट्रिक गड्ढे यानी कि गैस्ट्रिक पिट्स यानी कि जठर गड्ढे हैं। और ये इन जठर गड्ढों से जुड़ी हुई है हमारी जठर ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार की सेल्स पाई जा रही हैं। जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है हमारी म्यूकस नेक सेल, यानी कि गॉबलेट सेल्स, इसे हम कहते हैं कलश कोशिका। कलश कोशिका म्यूकस का स्राव करती है और इसे बाद में देखेंगे आगे की बातों को। ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है यानी कि डेंजर, डेंजर क्या होता है, ऑक्सेनेटिक सेल्स, इसे हम पैरिटियल सेल्स भी कहते हैं। हमने इसे कैसे याद किया था, ऑक्स से। जो ऑक्स है वो एकदम घुसेल टाइप की है और अपने पैरों से, यहाँ पैर से इस तरीके से खोदती जा रही है नीचे की धरती को, तो इसे हमने याद कर लिया पैराटाइल सेल्स से। ये 2 प्रकार के, एक तो नेजकारक यानी इंक्रिएटिक एंजाइम फैक्टर रिलीज करिए और एक HCl एसिड रिलीज करिए। और इसमें थर्ड आता है ये ब्लू कलर की जो है, ये हमारी है चीफ सेल, यानी कि मुख्य कोशिका। इसे पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। ये चीफ सेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओनली फॉर एंजाइम्स जो है उन्हें रिलीज करती है। 3 प्रकार के एंजाइम्स ने रिलीज किए हैं, तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो आमाशय के पाचन में हमने देखा था जो ग्लैंड्स पाई गई थी, हमने ग्लैंड्स देखी थी, वो फंडस भाग में सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी। यहाँ फंडस भाग जो है ये ग्लैंड्स है, राइट, ये फंडस भाग।
और यहाँ पे एक फंडस ग्लैंड पाई जा रही है, उस सभी में ये सेल्स पाई जा रही है। ये फंडस भाग और फंडस भाग में ये सारी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जा रही है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ये तीनों प्रकार की सेल्स पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम चीफ सेल को देखेंगे, मुख्य कोशिकाओं को देखेंगे। तो फर्स्ट आता है चीफ सेल्स, जिसे हम मुख्य कोशिका या फिर पेप्टिक सेल्स या फिर जाइमोजन सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं हैं, ये घनाकार और खंभाकार कोशिकाएं हैं। खंभाकार हो सकती हैं या फिर घनाकार कोशिकाएं। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करती हैं। तो 3 कौन कौन से थे? फर्स्ट हमारा आता है पेप्सिनोजन। कौन सा है पहला? पेप्सिनोजन। सेकंड आता है हमारा प्रोरेनिन। याद रखना डबल एन आएगा यहाँ पे रेनिन में, क्योंकि सिंगल एन है। ये किस में आता है? किडनी में। और नंबर 3 आता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम है। इन तीनों एंजाइम में से 2 एंजाइम तो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और एक एंजाइम जो है वो सक्रिय अवस्था में होता है। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के दोनों तो होते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये होता है हमारा एक्टिव, यानी सक्रिय अवस्था में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कौन करेगा? इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिव करेगा HCl। कौन करेगा एक्टिव? HCl। ये हमारा HCl जो से एक्टिव करेगा, एक्टिव फॉर्म में लाएगा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को, इन दोनों को इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम है इनको HCl एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। तो हम चीफ सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑक्सिनेटिक सेल्स, जिसे हम पेरिटियल सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? याद कीजिए, ऑक्स से हमने बुल बनाई थी। ऑक्स को हम बुल भी कहते हैं, जिसे हम बुल मान सकते हैं। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारा डायग्राम था, इसमें ये हमारी जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें जो रेड कलर की सेल्स थी आपको दिखाई दे रही है हमारी ऑक्सिनेटिक सेल्स। इससे हमने एक बुल बनाई। जो बुल है ये बहुत गुस्सेल टाइप का है, गुस्से में रहता है। तो इसने अपने पैर इस तरीके से जमीन में इस तरीके से बार बार में नोचे जा रहे हैं। इसे पैर के कारण से हमने कहा है पेरिटियल सेल्स। तो हम चीफ सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ओनली फॉर एंजाइम शामिल होते हैं। अब हम ऑक्सिनेटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें HCl और नैज कारक यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों शामिल किए जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो ऑक्सिनेटिक सेल्स हैं ये त्रिभुजाकार और गोलाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। गोलाकार सेल्स होती हैं, ट्रायंगुलर और सर्कुलर सेल्स होती हैं। ये 2 चीज़ों का स्राव कर रही हैं, एक है HCl और दूसरा है हमारा नैज कारक। पहले हम नैज कारक का कार्य देख लेते हैं कि ये क्या काम आता है। ये काम आता है B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्वेशन में को अवशोषित करने में काम आता है। अब हम देखेंगे HCl के फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं इसके। हमने ये पीछे देखा था कि जो HCl है वो चीफ सेल से स्रावित एंजाइम, 2 एंजाइम तो जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, कौन कौन से थे? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। तो पहले हम देखेंगे कि जो पेप्सिनोजन था इसे किस में बदल दिया जाता है?
पेप्सिन में। पेप्सिन में किसके माध्यम से बदला इसे? HCl के माध्यम से। और ये काम आता है, HCl के काम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, जो प्रोरेनिन है, डबल एन याद रखना, मैं हर बार याद दिलाऊंगी जब प्रोरेनिन लिखूंगी उस टाइम। डबल एन आएगा स्टमक में जो एंजाइम रिलीज होता है इसके लिए, और सिंगल एन आएगा जो किडनी में होगा, हम आगे पढ़ेंगे उसमें होगा। तो प्रोरेनिन को किस में बदल दिया जाता है? रेनिन में। किसके माध्यम से? HCl के माध्यम से। यहीं पर हम पेप्सिन और रेनिन का कार्य देख लेते हैं। पेप्सिन क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? पेप्सिन। और जो रेनिन है ये क्या करेगा? दूध का संश्लेषण, मिल्क का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मैं आपको बता दूं कि जो रेनिन है ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है नवजातों में। नवजात छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो गाय के बछड़े होते हैं, काल्फ, इनमें पाया जाता है। ये क्या काम करेगा? दूध का संश्लेषण करेगा। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसीन। ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा? यहाँ पे हमारी बुक में जो रेनिन के लिए कैसीन नहीं कैसिनोजन दिया हुआ है। कैसिनोजन, दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? कैसिनोजन। ये है हमारा दुग्ध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, कैसिनोजन। रेनिन से बदल लेगा कैसीन में, कैसीन में से चेंज कर दिया कैसिनोजन को। अब वापस कैसीन को रेनिन बदलेगा पैराकैसिन में। पैराकैसिन के साथ में कैल्शियम आयन भी जुड़ जाएगा। कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca+2, जिससे बन जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या बन गया? कैल्शियम पैराकैसिनेट। पेप्सिन, जिसे हम कहते हैं दही। तो जब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें दूध पिलाते हैं, तो अगर वो जरा सा भी टेढ़ा हो जाए तो उसके मुंह से दही निकलने लग जाता है। तो उनमें क्या पाया जा रहा है? रेनिन पाया जा रहा है। रेनिन के कारण ये सारी जो प्रोसेस हो रही है यहाँ तक, ये रेनिन के कारण ही हो रही है। यहाँ पे रेनिन, यहाँ पर रेनिन। रेनिन ने क्या किया? मिल्क प्रोटीन को कैसिनोजन में बदल दिया, यानी कि जो मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन है उसे कैसीन में बदल दिया, जो कि अघुलनशील है। फिर रेनिन ने इसे क्या किया? पैराकैसिन में बदल दिया। पैराकैसिन में बदलने के बाद ही कैल्शियम आयन से जुड़ जाता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं दही। सॉरी, ये ही है। तो बच्चों में दूध को फाड़ने का काम कौन कर रहा है? रेनिन। लेकिन जो हम लोग हैं, हम बड़े एडल्ट जो हैं, वयस्क, हम लोगों में दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? HCl। यही काम कौन करेगा? HCl। नेक्स्ट HCl का कार्य देख लेते हैं। HCl क्या कार्य करता है? Fe+3, यानी कि जो फेरिक आयन है, जैसे हम पालक यानी हरी सब्जियां जो खाते हैं उसमें आयरन होता है, आयरन होता है फेरिक फॉर्म में। ये क्या करेगा? HCl इस फेरिक को Fe+2 यानी कि फेरस में चेंज कर देता है, जिससे हमारा शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बॉडी में रह सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये, इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ये कि कौन फेरिक को फेरस में बदलता है, तो वो होगा हमारा HCl। नेक्स्ट इसका वर्क एक और देख लेते हैं,
देखिए हमने देखा था कि जो स्टमक था, ऐसे ये हमारा स्टमक है, राइट। तो स्टमक में क्या आया था, बोलस आया था। यहाँ पे बोलस ने प्रवेश कर लिया है कार्डिक वाल से होता हुआ। तो ये बोलस था, इसमें स्लाइवा थी। स्लाइवा का पीएच कितना था, स्लाइवा था क्षारीय। बोलस में क्या होता है, स्लाइवा, और स्लाइवा का पीएच होता है 6.8। 6.8 कैसा है, क्षारीय है। तो अब ये क्षारीय हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो क्या करेगा HCl क्या करेगा, इस एमाइलेज को, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, उसका दूसरा नाम है टाइलिन। इसे इनएक्टिव कर देते हैं, एमाइलेज को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर देता है। तो हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, एक है हमारी चीफ सेल और दूसरी है हमारी ऑक्जेनेटिक सेल। तो थर्ड नंबर की कौन सी सेल आती है, हमारी गोबलेट सेल्स, जिसे हम कलश कोशिकाएं कहते हैं। तो नंबर थर्ड, म्यूकस नेक सेल्स या फिर गोबलेट सेल्स, इसे हम कलश कोशिकाएं भी कहते हैं। जठर ग्रंथि में एक ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की, ये है हमारी म्यूकस नेक सेल्स, जिसे हम गोबलेट सेल्स भी कहते हैं। ये म्यूकस का स्राव करती हैं। तो ये जो सारी ग्रंथि है, ये देखिए HCl का स्राव कर रही है, म्यूकस का, नैश कारक का और कुछ एंजाइम्स का। तो इन सबको हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। कलश कोशिका किसका स्राव कर रही है, म्यूकस का। म्यूकस यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। ये क्या काम करता है, तो देखिए इसका कार्य देखते हैं। जो HCl है कितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, इसका pH कितना होता है, आपको इसका pH बता देती हूँ एक बार। इसका pH होता है 1.5 से लेकर के 1.8 तक। इसका pH कितना एसिडिक नेचर का आप सोच सकते हैं। तो श्लेष यानी म्यूकस क्या करेगा, ये एक लेयर बना देगा, किस पर, इस फंडस भाग पर एक लेयर बना देगा। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं, ये यानी कि म्यूकस सेल्स हैं, ये या म्यूकस नेक सेल्स या गोबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकस का स्राव करें, तो यहाँ पर ये म्यूकस की लेयर बन जाती है। तो जो HCl होता है ये स्रावित होगा। तो HCl क्या काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो इसे कुछ नहीं मिलेगा तो इसकी दीवारों पर इस तरीके से चिपक जाएगा और इसे काटने लगेगा। इसके कारण हम इसे कहते हैं ना कि हम पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो HCl के कारण ही कूदते हैं। तो ये HCl इतना एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हमारी जो लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये डायग्राम है, इसमें ये यहाँ से देखिए, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, इसमें 2 प्रकार की हैं। एक है हमारी वृत्ताकार पेशी स्तर और दूसरा है हमारा अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, और लास्ट ये रेड कलर की हमारी सेरोसा। तो इसके सब म्यूकोसा भाग में तो देखिए जो ब्राउन कलर की जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है हमारी ये गोबलेट सेल्स, कलश कोशिकाएं, ये म्यूकस स्रावित कर रही हैं। और ये म्यूकस जो है ये यहाँ पर इसकी एक लेयर बना लेते हैं, जिससे HCl जो है अगर से भोजन ना भी मिले तो ये हमारी जो स्टमक की लेयर्स हैं उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो ये क्या काम करता है, म्यूकस काम करेगा आमाशय, स्टमक की भित्ति को HCl से बचाता है, और प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि प्रोटियोटिक एंजाइम्स
बचाती है हमारी ये म्यूकस, जो कि गोबलेट सेल्स के द्वारा स्रावित की जाती है। तो एक बार आमाशय में पाचन देख लेते हैं। आमाशय में पाचन में चीफ सेल 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करें, जिसमें से 2 पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन दोनों इनएक्टिव हैं। इसे एक्टिव कौन करेगा? HCl। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, इसका सॉरी मैंने वर्क नहीं बताया है, इसका कार्य होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य वसा को यानी कि फैट को फैटी एसिड्स यानी वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या काम करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी कि फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज कन्वर्ट करता है। इसके बाद सेकंड हमारी आती है ऑक्जेनेटिक सेल्स यानी कि पेरिटियल सेल्स, जो त्रिभुजाकार और गोलाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें HCl और NASH कारक 2 चीजें, 2 गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो NASH कारक उसका कार्य होता है विटामिन B12 का अवशोषण करना, और जो HCl है इसका कार्य होता है, पहला कार्य इसका होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इसे भी देख लेते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से करेगा। जैसे ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटियोज में, प्रोटीएज में, पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। ये प्रोटीन के और भी सरल रूप हैं। इसे कौन बदल रहा है? पेप्सिन बदल रहा है प्रोटीन को प्रोटीएज में, पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है एमिनो एसिड्स की लंबी चेन्स होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और पेप्टोन्स क्या होता है? इसमें कम मात्रा में क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में। लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है? ये तो स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो ये था हमारा पेप्सिन का कार्य। अब प्रोरेनिन को HCl रेनिन में बदल देता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है और जो गाय के बछड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। ये क्या काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मिल्क में यानी दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसिनोजन, उसे रेनिन कैसीन में बदल देता है, जो अघुलनशील है, और रेनिन उसे वापस पैराकैसिन में बदल देता है। पैराकैसिन जो है वो कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन में बदल जाती है, यानी दही का निर्माण कर लेती है। और देखिए कि बच्चों में, नवजातों में दूध से दही का बनना, यानी कि दूध का फटना किसके कारण हो रहा है? रेनिन एंजाइम के कारण। लेकिन हम वयस्क में क्या होता है? दूध का फटना HCl के द्वारा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जैसे हम पालक हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें आयरन ज़्यादा होता है, फेरिक रूप में होता है, और फेरिक को HCl जो है फेरस में कर देता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो फेरिक को एब्जॉर्व नहीं करता है, वो एब्जॉर्व करता है फेरस को। तो इस कारण HCl इसे फेरस में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है HCl जो है एमाइलेज, जो लार पुलस आई थी हमारे मुंह में, उसमें फूड प्लस क्या था? स्लाइवा था। फूड प्लस स्लाइवा होने के कारण स्लाइवा का जो pH है वो था 6.8। 6.8 होने के कारण HCl इसे इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय है। नेक्स्ट आता है म्यूकस नेक सेल्स, यानी कि गोबलेट सेल्स की म्यूकस का स्राव करती हैं, जो आमाशय की भित्ति को HCl और प्रोटीन पाचक एंजाइमों से बचाता है। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट हमारा आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। हमने बकल कैविटी में डाइजेशन देख लिया और
स्टमक में डाइजेशन देख लिया। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, यानी कि छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि स्टमक में जो फूड आता है वो 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है, ये आवर में है। और हमने देखा था कि स्टमक में मंथन गति होती है, यानी कि मथने की गति होती है। जैसे हम दही को मथते हैं तो मक्खन प्राप्त होता है, तो इस मंथन गति के कारण जो भोजन है कैसा हो जाएगा, उसमें फूड है, उसमें गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस किसे कहेंगे, भोजन प्लस में जठर रस, ये मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं काइम। क्या कहेंगे, काइम, CHYME, काइम। आमाशय में भोजन के स्वरूप को काइम कहा जाता है और मुख गुहा में भोजन के स्वरूप को बोलस कहा जाता है।